नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित वीडियो सीरीज अथ श्री नवल नारायण कथा। ये ऐसा उपन्यास है जो अभी प्रिंटिंग में किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन लेखकीय आवाज में ये आपके साथ इसके ऊपर आधारित वीडियो सीरीज साझा की जा रही है। इसके बाद इस उपन्यास का प्रकाशन होगा और आज है इस उपन्यास के इस वीडियो सीरीज की 37वीं कड़ी। 37th एपिसोड नहीं, 37 तो पिछला वाला को काउंट कर लिया था, तो इसको आप कहिए 38th कड़ी, 38वां खंड, 38वां भाग। अब तक आप नवल नारायण से परिचित हो चुके हैं, नवल नारायण से जुड़े सारे पात्रों से परिचित हो चुके हैं। यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं इस कहानी में, कुछ बुरे भी हैं। इन सबसे एक एक करके परिचित हो चुके हैं। नवल नारायण के नातेदारे रिश्तेदारों से परिचित हो चुके हैं। नवल नारायण की पत्नी माया के मायके और ससुराल दोनों को अच्छे से जान चुके हैं। ससुराल में इधर दत्त बाबू, ससुर और माया का मायके हंस जैसा भाई, कंस जैसा भाई। तो सब कुछ आपको पता है, इसलिए कुछ भी दोहराते नहीं है। तो आखिरी जो कहानी 36वें खंड में आई थी, वहां से कहानी आगे बढ़ रही है। जो 37वां खंड आया था उसमें मैंने आगे की भूमिकाएं बताई थी, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसमें कहानी को आगे नहीं बढ़ाया है। कुछ क्यों इतने दिनों तक कहानी बंद थी और आगे कहानी का क्या हाईलाइट रहेगा, स्केचिंग आउट मैंने आपके सामने किया था, ताकि आप यहाँ जुड़े रहें। आप फिर से इस कहानी के साथ अपने आप को जोड़ सकें कि आपको आगे क्या यहाँ पे सुनने को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको याद हो, हम कहानी में कहाँ थे। संजय भैया ने लानतें भेज दी थी। नवल नारायण की पोस्टिंग हो गई थी वजीरगंज से, पनिशमेंट पोस्टिंग उठा करके, क्योंकि नवल नारायण ने कांड करा था वहां की एक टीचर के साथ। और उसकी जब जांच हुई थी तो जांच में नवल नारायण दोषी पाए गए थे। वजीरगंज पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर दोषी पाए गए थे। जहां पे जिस वजीरगंज के पोस्ट ऑफिस के क्वार्टर में नवल नारायण अपने परिवार के साथ रहते थे, तो वहां जो पोस्ट ऑफिस में कांड करा तो नवल नारायण ने था। लेकिन जब इसकी कड़ी खुल गई थी जांच में, तो दोषी वहां के पोस्टमास्टर को पाया गया और नवल नारायण को भी पाया गया। लेकिन नवल नारायण क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे और पोस्टमास्टर, वहां जो कुछ भी ये अनियमितता पाई गई, जो उनका नॉमिनेशन फाड़ के कचरे में फेंका हुआ मिला। अब आपको तो पता है कि वो नॉमिनेशन का पेपर कैसे नवल नारायण ने उसको जाके माया को जलाने के लिए दिया था, और किस तरह फिर रंजितवा की मदद से वो टीचर तक पहुंचा था। लेकिन टीचर ने यही बताया आगे पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अपनी शिकायत में, कि ये हमको कचरे में फेंका हुआ पोस्ट ऑफिस के बाहर मिला। तो उसमें नवल नारायण सीधे दोषी पाए गए। लेकिन नवल नारायण से ज्यादा दोषी पोस्ट ऑफिस ने वहां के पोस्ट मास्टर को माना था, तो उनको तो तुरंत नौकरी से, सेवा से बर्खास्त कर दिया और नवल नारायण को पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर उसरी जैसे एक रिमोट एरिया में, जहां नवल नारायण डाकिया का काम कर चुके थे, आना नहीं चाहते थे यहाँ हरगिज भी। और ये गांव का इलाका, देहात का इलाका था, जहां ना रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, ना कुछ और फैसिलिटी है। तो नवल नारायण कदापि नहीं चाहते थे। और ये भी बात थी कि नवल नारायण, आपको पता ही है, शीतल प्रसाद, मित्तल प्रसाद, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, और वो महेंद्र लाल, और वो बुची साव, इन लोगों की पत्नी के साथ जो नवल नारायण गलत सलत रिश्ते में थे और पकड़े गए थे और जो गुलछर्रे उड़ाए थे, तो इन सब ने किस्त बांध दिया था। ये सब तो आपको याद ही होगा। नवल नारायण चाहते थे घर से दूर रहें, लेकिन नवल नारायण को पनिशमेंट पोस्टिंग में फिर से उसरी भेज दिया गया।
तो अब नवल नारायण वहां से 1.5 महीने पहले निकल चुके हैं, 1.5 महीने गुजर गए। अब नवल नारायण ना अपने परिवार की सुध ले रहे हैं, ना उनको कोई मतलब है, नवल नारायण का कोई आता पता नहीं है। और नवल नारायण की पत्नी माया वहां परेशान है, क्योंकि वहां पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर साहब रोज उसको कहते हैं घर छोड़ के निकलो, क्योंकि नए जो पोस्ट मास्टर साहब आए थे तो उनको अपना परिवार रखना था। और कोई भी पोस्ट मास्टर जो आया और जिसको पता है कि यहाँ जो पहला स्टाफ रहता था, तो पोस्ट मास्टर को बर्खास्त किया गया था। और इस क्लर्क को, जिसका परिवार यहाँ पड़ा है, वो भी दोषी पाया गया था। तो जिसको डिपार्टमेंट के लोग जो अच्छे होते हैं और जो समझते हैं कि ये गंदे लोगों का परिवार है, गंदे लोग हैं, इनके परिवार में ऐसे लोग भी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं जिन्होंने पोस्ट ऑफिस के नाम पे धब्बा लगाया है, तो उनके प्रति वो सम्मानजनक भाषा और सम्मानजनक व्यवहार रखते नहीं है। और जाहिर सी बात है, रखना भी नहीं चाहिए। तो बड़ा बाबू रोज कहते थे भाई निकलो यहाँ इस घर से, ये क्वार्टर मेरा है, मुझे अपना परिवार लाना है। अब माया को समझ ही में नहीं आ रहा, ना पैसा है, ना घर में अब सामान बचा हुआ है, और ना क्वार्टर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं तो उसके पास कोई रास्ता है। तो माया ने अपनी इस कठिन परिस्थिति में हंस जी को चिट्ठी भेजा था, हंस ने कंस जी को चिट्ठी भेजा। हाँ, और माया ने हंसनी जी को, कंसनी जी को, सबको चिट्ठी भेजा था, कैसो हमारा दुख दर्द दूर करो, देखो हमारे पति कहाँ गायब हो गए हैं। तो हंस जी ने कंस को भेजा, जाओ ले आओ। तो कंस आता है और नवल नारायण की फैमिली को उठा करके लेके चला जाता है पचनामा। तो सवाल उठा था कि नवल नारायण गायब कहाँ हो गए थे, और वहीं पे संजय भैया ने लानतें भेज दी थी कि नवल नारायण इतना गैर जिम्मेदार थे अपने परिवार के लिए। तो वहीं पे 36वां एपिसोड खत्म हो गया था। और जैसा कि आपको पता है, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं, भुला तो नहीं गए ना, कि जब भी एपिसोड खत्म होता है तो वक्ता को जाना पड़ता है लघु शंका करने। और जब 5-5 के क्रम में एपिसोड खत्म होता है, जैसे 35वां खत्म हुआ था, अब जब 40वां खत्म होगा तो वक्ता श्रोता दोनों को जाना पड़ेगा। लघु शंका करने या दीर्घ शंका करने, वक्ता को तो दीर्घ शंका भी करके आना है, लेकिन श्रोता को भी कम से कम लघु शंका तो जरूर करके आना है 5 एपिसोड के बाद। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। संजय भैया और जनार्दन चाचा, हमारे दो श्रोता, फिर से बैठे हैं अपनी जगह पे, वहीं पे कहानी वहीं पे चल रही है। तो हम जब उनके सामने आते हैं तो पूछते हैं, आइए रंजन बाबू बताइए आगे कि नवल नारायण गायब कहाँ हो गए थे माया को छोड़ करके वहां वजीरगंज में, और उनके परिवार को उठा ले गए थे वो कंस जी। जब भी देखिए कंस जी का नाम आए ना, तो जो बहन को लगा के गाली देते हैं, बिहार में खूब चलता है, वो जरूर दे दीजिए। इससे क्या है कि कंस के भी कुछ पाप कम होंगे, क्योंकि कंस तो कैटेगरी वही वाला है। ये और कोई जाने ना जाने, रंजितवा तो बहुत अच्छे से जान रहा है, मेरा दोस्त रंजितवा, उसने तो देखा है अपनी आंखों से। अब ऐसे तो कंस के सब कारनामे कंसनी जी ने भी देखा है। अब इसका प्रमाण दें? नहीं, बाद में बतावेंगे। अभी कंसने जी को भी शक होते रहता है कि ये काका कर सकता है, ये सब जानने के पहले ही होते रहता था। तो पता था कि ये दिलफेक आदमी है, रंगीन मिजाज आदमी, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और अगर आप कंस के सामने बैठ जाएंगे ना, कम से कम 10-15 मिनट में भी बैठ जाएंगे, तो 3-4 लव स्टोरी सुनने को मिल जाएगा। अब वो लव स्टोरी इतना मजेदार होगा कि पता चला जहानाबाद से स्टेशन से ट्रेन खुलता है और मखदूमपुर पहुंचने के बीच में 12-15 किलोमीटर का सफर है, लेकिन उतने में वो आदमी बता देगा आज जर्नी कर रहे थे तो का हुआ, का हुआ, का हुआ, इतनी सारी। चलिए ये अभी इस पर नहीं आते, अभी हम अपने कहानी पर आते हैं। तो कंस लेके चला गया है माया को, और माया के साथ कंस का रिश्ता क्या है, तो बहन का लगा हुआ गाली एक बार जी भर के दीजिए, ताकि कंस के सुकून मिले थोड़ा, उसके पाप कुछ कम होंगे, जितनी गालियां पड़ेंगी उतनी सुकून मिलेगा। ये हंस जी बता के गए ना, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया
श्राद्ध पक्ष में, पितरी पक्ष में हंस जी आए थे रंजीतवा के ख्वाब में और कहे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो हमारे नाम पे कुछ लानतें भिजवा रहे हैं, इससे हमारा कुछ पाप कम हुआ है, भार कुछ कमा है। दत्त बाबू भी आए थे कहने, बोले हम जो गार्जियनशिप हमारा फेल हुआ ना और हमारी जो औलादे सब निकम्मी निकल गई, और खास करके नवल नारायण, ये जो नवल नारायण के पाप आप खोल रहे हैं और नवल नारायण के माध्यम से हमको जो लानतें पड़ रही हैं, उससे हम जो इस लोक में भटक रहे हैं, जो अपने पापों को भोग रहे हैं, वो पाप कुछ कम हो रहे हैं मेरे बोझ। तो रंजितवा हमसे पूछने आया था क्या करें। हमने कहा भाई सबको पितरी पक्ष में श्रद्धांजलि दे दो यार, तर्पण कर दो। तो आप भी, हालांकि अभी कंस का तर्पण करने का जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि कंस जिंदा है, कहीं कंस भी है ना। देखिए इसे ध्यान आया, एक प्रश्न आया था, एक व्यूवर कहने आए थे नवल नारायण को लकवा मार गया। मैंने बोला अरे कौन सा नवल नारायण को लकवा मार गया भाई, ये कहानी हमरा है, कहानी का हमारा नायक नवल नारायण है। अब उसको लकवा मारेगा कि नहीं, लकवा मारने के बाद वो बचेगा कि नहीं, ये सब हम ना निर्धारित करेंगे। आप कौन सा नवल नारायण को लेके आ गए हैं जिसको लकवा मार दिया है। तो बोलने आए कि हम एक नवल नारायण को जानते हैं और हम सोचे कि वही नवल नारायण तो नहीं है इस कहानी में जिसको लकवा मार दिया है। तो हमने कहा हम नहीं जानते साला कौन नवल नारायण को लकवा फकवा मारा है बाबा, हमारा कहानी है, हमारा कैरेक्टर है, और हमको जैसे मन करेगा, हमको जो मन करेगा हम उसको करावेंगे भाई, और जिस वक्त मन करेगा उस वक्त करावेंगे। तो हम जब पहुंचेंगे वहां तक तब बतावेंगे हमारे नवल नारायण को लकवा मारेगा कि नहीं। लकवा मारेगा तो कहाँ मारेगा, तूने देखा। हाँ लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग किसी भी नवल नारायण को देख रहे हैं तो उसमें आप यही नवल नारायण को ढूंढने लगे हैं। यही तो लेखक का काम था। आप जैसन भी कोई वैसा गंदे टाइप की स्त्री को देखिए, आप उसी को साइकोलॉजी भौजी समझ लीजिए। आप जो इसको भी किसी को जैसे ही गांव मोहल्ले में अपने सुनिए कि इसके अपने ससुर के साथ रिश्ते हैं, तो समझ लीजिए कि वो गौरी भौजी की बात हो रही है और उसका पति अरनौआ होगा, और उसी से गौरी भौजी ने अपने ससुर से अपने बाल बच्चा पैदा किया होगा। तो आप इस तरह रिलेट करिए, इसीलिए ये कहानी बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नवल नारायण गायब कहाँ हुए थे। हम कहते हैं जनार्दन चाचा, अब कंस जी ने क्या किया कि माया को और तीनों बच्चों को पचनामा पहुंचाया, और पचनामा पहुंचाने के बाद उनके लिए कंस जी का एक दूसरा आदेश इंतजार कर रहा था कि अब आप जाइए उसरी ढूंढिए कि नवल नारायण कहाँ है, जिंदा है कि मर गया। इतना नालायक इंसान जो अपने परिवार को 1.5 महीना से बिना पैसा के, बिना कोई क्वार्टर के छोड़ करके वहां से निकल पड़ा है, और उसरी ज्वाइन करने गया था, कह के गया था कि वहां किराया का घर लेंगे तो आप लोग को ले जाएंगे सबको। 1.5 महीना से ना उसको ये पता, ये भी नहीं उसको सोच चिंता है कि वहां ये सब खा पी का आ रहा होगा, कैसे जिया होगा 1.5 साल में, 1.5 महीना जो गुजरा है वहां पे। तो कंस जी इन लोगों को पहुंचा करके पचनामा रख के फिर 2 दिन के बाद निकलते हैं उसरी की यात्रा पर। अब उनको पता है कि उसरी एक जगह है जहां अरवल के आगे मेहंदिया एक जगह है जहां तक पहुंचना पड़ता है, और मेहंदिया से फिर पैदल चल करके बस द्वारा पहुंचना पड़ता है उसरी तक। रिमोट एरिया है, वहां ना बस जाती है ना कोई गाड़ी जाती है, गाड़ी मोटर का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कौन सा जी सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, मखदूमपुर से ट्रेन पकड़ के जहानाबाद पहुंचते हैं, जहानाबाद से ट्रेन से फिर उतर करके बस पकड़ते हैं तो अरवल जाके उतरते हैं, अरवल से जाके फिर एक जीप में बैठते हैं तो फिर मेहंदिया जाके उतरते हैं। ये 3 जगह गाड़ी घोड़ा सब बदलने के बाद हंस जी के भाई कंस जी का अंजर पंजर सब ढीला हो चुका था, और उसके बाद उनको फिर पैदल यात्रा करनी पड़ती है उसरी तक के लिए, जिस जगह पे आज तक वो कभी गए नहीं थे। फिर जब उसरी में पहुंचते हैं तो शाम होने लगी थी। फिर लोगों से पूछते हैं यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ है। अब ये भी डर कि अब नवल नारायण को कहाँ ढूंढे, रात हो गया तो रहेंगे कहाँ यहाँ। अरे भाई नवल नारायण मिले तो चलो कोई बात नहीं, सार बहनोई किसी तरह रह लेंगे, और अगर
नवल नारायण ना मिले तो कंस जी को सबसे पहले डर तो यही था कि हम जिसको खोजने जा रहे हैं, अगर ये आदमी यहाँ नहीं मिला तो हमको यहाँ रहने का ठिकाना क्या होगा। तो हंस जी तो डांट के भेज दिए थे, बोले तुम्हारे लिए हम पीएचडी का थीसिस लिखने लगे, बुड़बक कहीं के। उस वक्त तक पीएचडी का थीसिस नहीं लिख रहे थे, लेकिन उस वक्त तक कंस जी कॉलेज में चल गए थे। तो खूब डांट डूट दिए, तुमको हम डॉक्टरेट बनाने वाला सोचे हैं। तो कॉलेज में चला गया, यही में एथी कर ले है कि एक रात कैसे कटेगा वहां देहात में जाकर के। तुम किसी के पास जाके एक दिन अपने रुकने का व्यवस्था भी नहीं कर सकता है अनजान जगह पर। फिर तुम्हारे अंदर काहे का टैलेंट भाई, काहे का तू हंस का भाई है। क्योंकि हंस जी को अपने ऊपर बड़ा गुमान था कि हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं अपने लिए स्वागत सत्कार की व्यवस्था करा लेते हैं। तो बोला तुम कैसे भूल जाते हो, उसी का ताना मार दिए कंस को, कैसे भूल जाते हो कि तुम वही हंस के भाई कंस हो। जाओ, रात हो जाएगी तो किसी दुकान में रुक जाना, नहीं तो किसी के घर में शरण ले लेना, नहीं तो पोस्ट ऑफिस तक जाके पूछना, कोई वहां चपरासी होगा, कोई वहां गार्ड होगा, वो अपने आप कोई व्यवस्था करावेगा। और अगर मिल गए मेहमान तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जहां वो रह रहे होंगे वहां रखेंगे ही तुमको। तुमको पता लगाने के लिए भेज रहे हैं, तो तुम गजब बुड़बक है। अब हंस जी कहीं का बात कहीं जोड़ने में माहिर थे। अब उन्होंने कंस को समझा दिया। हनुमान जी जब चले थे उछल करके कूद करके सीता का पता लगाने के लिए, और लंका में जा रहे थे, तो पूछे थे कि हम वहां जाएंगे तो रात में कहाँ रहेंगे प्रभु, होटल मिलेगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, रहने के लिए ठिकाना मिलेगा कि नहीं। वैसे तुमको हम नवल नारायण का पता लगाने के लिए भेजे है ना, जैसे हनुमान जी गए थे सीता जी का पता लगाने लंका में। तो तुमको चिंता गजब अपना हो रखा है, क्यों कितना बड़ा बेवकूफ है। तो कुल मिला के हंस जी के भाई कौन से तिलमिला गए थे सब डांट डपट से हंस जी के, चुपचाप चल दिए थे। अब बेचारे उसरे तक पहुंचे, तब अब समझ ही में नहीं आवे, देखा कि सूर्यास्त तो हो चुका है, रास्ता तो कुछ पता नहीं। तब उन्होंने एक दुकान वाले से पूछा कि पोस्ट ऑफिस किधर है, तो उसने उनको पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता दिया। तो उसी दुकान वाले के पास चाय पीते पीते कंस जी कहते हैं कि हम वो आदमी के तलाश में आए हैं, और अगर वो नहीं मिला तो उसरे में कोई रहे के जगह व्यवस्था होगा कहीं। तो दुकान वाला बोला नहीं सर, यहाँ तो कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है, लेकिन आप जिनको खोजने आए हैं अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप एक काम करिएगा, हमारे दुकान में आ जाइएगा, यहीं चौकी पर सो जाइएगा, हम यहीं आपके लिए खाना पीना बनवा देंगे। तो कंस जी को सुकून मिला कि चलो आते ही हमारा ठौर ठिकाना ये हलवाई के दुकान में हो गया है। उसके बाद कंस जी पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस का गेट बंद। वहां उपस्थित लइकन बच्चों से पूछते हैं कि पोस्ट ऑफिस का कोई स्टाफ मिलेगा। तो वो जो सामने एक महिला थी वो बताई कि इसके अंदर एक पोस्ट ऑफिस के स्टाफ है ना, किरानी बाबू, वहीं रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, सो अंदर ही होंगे अभी। तब कंस जी को ढाढ़स मिला, उनको आधा से ज्यादा उम्मीद हो गया कि लगता है कि नवल नारायण यही हैं। तो फिर इसी बीच में जो नाइट गार्ड था उसका भी घर बगले में था, तब तक देखा कि सब बातचीत हो रहा है, कोनो अपरिचित पूछ रहा है, तो वो आ गया। फिर जब नवल नारायण का नाम लिए कंस जी, तब बोले हाँ हाँ है ना, अंदर ही है, यहीं रहते हैं। तब आप लोग भी आश्चर्यचकित होइएगा, पोस्ट ऑफिस के अंदर नवल नारायण कैसे रह रहे थे, वहां भी क्वार्टर बनल था का। तो संजय भैया पूछते हैं रंजन बाबू यही सवालवा हमहू पूछना चाह रहे थे, उसरी में पोस्ट ऑफिसवा में ओतीवा जी कहाँ क्वार्टर बनल होगा। जब उसरे पोस्ट ऑफिसवा में हम ड्यूटी करने गए थे कितना साल के बाद, जब आप भी कितने बड़े हो चुके होंगे, हम तो उसके बाद हमारा पोस्टिंग हुआ था जनार्दन जी। तो उस वक्त तक भी क्वार्टर नहीं बनल था, तो नवल नारायण रहते कहाँ थे। तो मैं बोला संजय भैया, जहां पोस्ट ऑफिस का जिस बड़े से हॉल में काम होता था वही एक बना हुआ था अंदर कंस्ट्रक्शन,
और बाकी पूरा तो इलाका खाली था। पीछे एक टॉयलेट बना हुआ था। तो नवल नारायण दिन भर वहां ड्यूटी करते थे और रात में उसी के अंदर सोते थे। और नाइट गार्ड तो था ही एक जो जिसकी ड्यूटी लगती थी, तो बरामदे में उसको सोने का अधिकार था। और नवल नारायण स्टाफ थे तो रात में भी पोस्ट ऑफिस खुला रखते थे, अंदर सोते थे उसी कमरे में। तो संजय भैया बोले, रंजन बाबू ये नियम के अनुकूल था? मैं बोला बिल्कुल नहीं संजय भैया, क्योंकि नियम के अनुसार तो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाना चाहिए। ताला एक बार लग गया, अब नाइट गार्ड की जिम्मेदारी है कि यहाँ कोई ना आए। लेकिन नवल नारायण ने वहां जाकर के देखा कि अरे यहाँ तो बड़ा मस्ती है। अब मस्ती किस सेंस में था कि नवल नारायण वहां देखे यहाँ क्वार्टर वाटर मिलने वाला है नहीं, तो रहेंगे कहाँ। तो उन्होंने, जो वहां एक बड़ा बाबू थे, उनको जब कहा कि हम कहाँ रहेंगे सर, हम यहीं अंदर सो जाएं तो आपको दिक्कत है। तो बड़ा बाबू भी एकदम लापरवाह किस्म के थे, अपने नौकरी के आखिरी समय काट रहे थे। उनका वजन भी 150 किलो था। बेचारे किसी तरह लुढ़कते हुए आते थे पोस्ट ऑफिस तक और किसी तरह लुढ़कते हुए घर जाते थे। तो इतने मोटे तगड़े, इतने मोटे तगड़े और अपने बड़े शरीर के अलावा वो और कुछ सोचते ही नहीं थे। तो नियम कानून वो कहाँ सोचेंगे फिर। तो उन्होंने कहा, अरे नवल नारायण जी, आपको जैसे मन करे, जहां मन करे वहां रह लीजिए। हमको तो देखिए पेट दुखा रहा है, पेट के बाद माथा दुखा रहा है। क्योंकि उनको सिर्फ अपने शरीर की चिंता रहती थी कि उनका पेट कब ठीक है, माथा कब ठीक है। सुबह पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गए हैं तो शाम को अब घर तक कैसे पहुंचेंगे। बेचारे को इसी चिंता में वो घुले जा रहे थे और एक एक दिन अपनी नौकरी के काट रहे थे। तो उन्होंने ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा कि उनका क्या होगा और ये नियम के अंदर है कि नियम के बाहर है। तो अब बड़ा बाबू कह दिए कि भैया यहीं पे आप नवल नारायण रहिए। तब नवल नारायण कैसे रहेंगे, बरामदा में तो रहेंगे नहीं, वही पोस्ट ऑफिस के अंदर रहेंगे। और जब नवल नारायण अंदर रहेंगे तो ताला तो खुला रहेगा। तो संजय भैया बोले, हम बुझ गए, इसका मतलब बाहर गेटवा में ताला बंद रहता होगा और जो पोस्ट ऑफिसवा के अंदरों मेन गेटवा था को घुसे वाला, उसमें भी ताला बंद रखते होंगे। मैं बोला बिल्कुल सही बुझे हैं संजय भैया। और एक जो साइड में गेटवा था पीछे में है, वो गेट खुला रहता था और नवल नारायण उसी से आते जाते थे। और शाम होने के बाद नवल नारायण फिर वहां तालाबंदी करके सो जाते थे अंदर। वहीं जो गार्ड ड्यूटी करने वाला नाइट गार्ड था, वो वहां बरामदे में नाइट गार्ड की ड्यूटी करते रहता था। तब कंस जी पहुंचते हैं, नाइट गार्ड उनको अंदर ले जाता है जहां अब नवल नारायण कंस को देख के हैरान, कहे आई आप यहाँ कहाँ और कैसे। तो अब कंस जी कहते हैं, अपनी पूरी गति सुनाते हैं, किस तरह माया और बच्चों को पचनामा तक पहुंचाए हैं। उनके चिट्ठी के बाद क्या उनके हालात थे वहां पे। उनके पास खाने के लिए ना चावल बचा था, ना आटा बचा था, ना दाल बचा था। किस तरह एक एक शाम खा करके पिछले 7-8 दिनों से वो लोग गुजारा कर रहे थे कि हमारा राशन खत्म ना हो जाए, क्योंकि वहां तो नया राशन कोई देने वाला भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो ये सारा जो वहां देख के आए थे कंस जी और माया ने जो चिट्ठियों में लिखी थी, वो सब बताते हैं और कहते हैं नवल नारायण को कि आप यहाँ मस्ती से पड़े हुए हैं और अपने परिवार की चिंता नहीं है आपको। भैया ने बहुत कुछ बोला है आपके लिए। तो कंस जी को नवल नारायण तो गोली देने में बहुत उस्ताद हैं। अरे हम आए थे, छुट्टी मिल नहीं रहा है, घर यहाँ मिल नहीं रहा है, अब 20 दिन से हमको बुखार लगल था। अब कंस जी कैसे पता करेंगे कि इनको बुखार लगल था कि नहीं लगल था। पहले ही कह दिए कि हमको छुट्टियों नहीं मिल रहा है, कैसे आते, कैसे जाते। और बीमार हैं, से 2 दिन से ठीक हुए हैं। और कंस जी उम्र में तो ऐसे ही बहुत छोटे हैं नवल नारायण से, तो और क्या बोलते। तो अंत में कंस जी हो गए चुप, कहे ठीक है ये सब बात आप जाके भैया को बताइएगा।
और भैया ने हमको कहा है कि आपको साथे ले आए पचनामा, ताकि आप अपने परिवार को पचनामा से ले जाएं और रखें अपने साथ जहां आप ड्यूटी पर हैं। बाल बच्चा का सबका लइकन का पढ़ाई लिखाई छोड़ा करके आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो लइकन कब स्कूल जाएगा, कैसे पढ़ेगा लिखेगा। तो नवल नारायण ने तो बहाना मारना चाहा, कहना चाहा, कंस जी को समझाना चाहा कि जाइए हंस जी को कह दीजिएगा। वहां वो लोग पहुंच ही गया है तो वहीं स्कूल में नाम वाम लिखा दें, कुछ दिन वहीं रहने दें। तो कंस जी ने कहा नहीं, देखिए हम कोई चिट्ठी दिए हैं भैया, आप मुंहों से कहने कहे थे हम कह दिए, बाकी आप चिट्ठी पढ़ लीजिए। तो नवल नारायण चिट्ठी निकाले तो उसमें तो कंस जी ने कोई इज्जत, कंस जी के भाई हंस जी, जो कंस जी के माध्यम से नवल नारायण को चिट्ठी दिए थे कि अगर नवल नारायण मिले तो चिट्ठी देना, तो चिट्ठी में कोई गत नवल नारायण की छोड़ी नहीं थी। बहुत बेइज्जती करी थी, बहुत डांट लगाई थी, और क्लियरली लिखा था कि चिट्ठी मिलते ही कंस के साथे आपको वापस लौट के आना है और आ करके अपने परिवार को ले जाना है, अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। हम आपके परिवार को कब तक देखते रहेंगे, हम कब तक दौड़ते रहेंगे वजीरगंज तक के लोगों को देखने के लिए कि इनके पास खाना है कि नहीं, पीना है कि नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। तो नवल नारायण ने वो जो कहे, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि नवल नारायण को जब एक सवा शेर टाइप आदमी कोई दिख जाता है ना कि ये अग्रेसिव हो गया, तो नवल नारायण एक नंबर का कायर है, उसका दिल वहीं धड़कने लगता है। तो नवल नारायण ने अपने सारे हथियार डाल दिए, अब नया बहाना ढूंढना, अपने मन में कल्पना के शुरू किया कि वहां जाएंगे तो क्या क्या कहेंगे। और नवल नारायण ने उसी वक्त सोच लिया कि अब कल सुबह होते ही जैसे पोस्ट ऑफिस खुलेगा उसके बाद कंस जी के साथ अब चल देना है पचनामा, क्योंकि अब जो है कोई उपाय नहीं है, ना तो हंस जी गुस्साएंगे तो फिर और पता नहीं और क्या होगा। तो बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई योजना के अगला दिन कंस के साथ है नवल नारायण पहुंच जाते हैं पचनामा। और वहां जाके फिर खूब, हंस जी भी पहुंचे हुए थे ना, तो खूब झाड़ पड़ती है उनको हंस जी के, हंसने जी के। माया झाड़ क्या पिलाएगी, माया तो रो रो के अपने दुखड़े सुनाए रही, कैसे हम दिन काटे हैं, एक एक शाम खाना खाए हैं, दाल और पानी में नमक डाल के और चावल का माड़ पसा करके उसमें नमक डाल करके पी के अपनी जिंदगी गुजारी है, अपने तीनों बच्चों की जिंदगी गुजरवाई है। आपने ये दिन हमको दिखवा दिया है, क्योंकि आप तो 1.5 महीना से गायब हैं, आपको यहो चिंता नहीं है कि ना उन लोगों के पास पैसा है ना राशन। अब अगर भैया नहीं आते तो हम सब वहां मर जाते भूखे। और रोज बेइज्जत तो वो कर ही रहा था पोस्ट मास्टर, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ घर से। अब नवल नारायण बेचारे पहले तो हंस जी का झिड़की सुने, फिर हंसने जी का, अब उसके बाद माया सुनाए जा रही और रोए जा रही। ऐसे ही रात कट जाती है नवल नारायण की। और नवल नारायण का एक बहुत विशेष गुण है, वो गुण ये है कि जब देखेगा नवल नारायण कि हम फंस गए, जवाब नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, और उसको पता तो होता है कि हम गलती किए हैं, तब वो क्या करता है, वो साइलेंस जोन में चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। और ज्यादा उसको तंग करिएगा, ज्यादा उसको बकाइएगा, तो अंत में कहेगा पर ठीक है हम गलती किए हैं, अब हमको जो करना है कर लो भाई, हम क्या कर सकते हैं, अब हमसे हो गया। पहले तो थेथराई पे रहेगा, कहेगा कि नहीं हम ऐसा नहीं किए हैं, हम ऐसा नहीं कहे हैं, ये सब झूठा इल्जाम है हमारे ऊपर। लेकिन जब देखेगा सामने वाला फिर भी हावी हो जा रहा है, प्रमाण पर प्रमाण रखे जा रहा है, तो अंतिम अस्त्र उसका यह है कि वो एक चादर ताने का सो जाएगा, कह के कि हमको चाहे जूता से मारो, चप्पल से मारो, जो मन करे वो कर लो, पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देगा। तो संजय भैया बोले मैंने लिचड़ाई के पूरा जो है ना सारा ही चैप्टर नवल नारायण पूरा याद कर रखे हैं क्या रंजन बाबू। मैं बोला इसमें कोई शक नहीं है संजय भैया। अब जनार्दन चाचा को नहीं रहा है, जनार्दन चाचा बोल उठे लानत है लानत है, ऐसे हराम खोर नवल नारायण को लानत है, ऐसे गैर जिम्मेदार नवल नारायण को लानत है। हमने कहा लीजिए, हमने सोचा था कि आज कहानियां में आपको आगे बढ़ावेंगे, लेकिन आप खूब आगे बढ़ावेंगे। नवल नारायण के साथ है, नवल नारायण के बाल बच्चा कैसे लौट के आता है, कहाँ जाता है, ये सब भी आगे बता देंगे। लेकिन जनार्दन चाचा आप तो लानतवा भेज दिए।
तो जनार्दन चाचा कहें कोई बात नहीं, हम अपना लानत तो वापस ले लेते हैं, आप कहानियां को आगे बढ़ाइए, ऐसी बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो हमने कहा नहीं, जो चीज मुंह से निकल जाता है वापस नहीं आता है। अब आपने लानत भेज दिया तो संजय भैया अब आप भी लानत भेज दीजिए, आज के एपिसोड को खत्म मान लिया जाए। हम अगला एपिसोड में बताएंगे कि फिर अब नवल नारायण वहां से अपने परिवार को लेके निकलते हैं, तब का होता है। तो संजय भैया बोला ठीक बात है, नवल नारायण को लानत है, वो हंस को लानत है, और वो बहन, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते ना इस पे, जो संजय भैया बोले थे, उस कंस को लानत है, क्योंकि कंस का नाम जब भी लीजिए तो उसके साथ ये विशेषण है जो कंस के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। जो आप बहन को लेके गाली चलाते हैं, बिहार में लोग कहते हैं उसको, अब हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम वहीं पे लाकर देखिए रोक दिया, हम तो बोलने जा रहे थे। तो संजय भैया ने उस विशेषण का प्रयोग करके कंस के लिए और कहा कंस को लानत है, कंस के पूरे खानदान को लानत है, हंस को लानत है, हंस के पूरे खानदान को लानत है, दात को लानत है, नवल नारायण को लानत है, दात के पूरे खानदान को लानत है। हमने कहा चलिए अब सबको लानत भेजा गया है, तो इसको आज 38वां कड़ी को पूर्ण मान लिया जाए। अब मिलेंगे 39वां कड़ी में, सोमवार का दिन होगा, आज शुक्रवार है, तब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे कि फिर वहां के बाद क्या होता है। अब आज की कड़ी में तो माया वहां रो रही थी, शिकायतें कर रही थी, और नवल नारायण चादर तान के सूत गया था, ये कह के हम गुनहगार हैं, सबके गुनहगार हैं, मेरा हाथ तोड़ दीजिए, पैर तोड़ दीजिए, मुंह तोड़ दीजिए, माथा फोड़ दीजिए, जिसको जो मन कर रहा है कर लीजिए, हम चुपचाप पड़ गए हैं, हम कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं और हम कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, हम आप सब के गुनहगार हैं। तो जनार्दन चाचा बोले रंजन बाबू आप लघु शंका करने फिर जाइएगा क्या? मैं बोला जनार्दन चाचा लघु शंका लगल तो नहीं है हमको, लेकिन नियम है कि वक्ता को जाना ही पड़ता है, एपिसोडवा खत्म हो तो। अब आज तो देखिए ना 30 से 32 मिनट का एपिसोड हुआ है, तो इतना जल्दी थोड़ी ना लघु शंका लग जाता है। लेकिन नियम है तो खींच खाच के कैसे हूं करे पड़ेगा, नियम नहीं पूरा करेंगे तो नवल नारायण को तृप्ति कैसे मिलेगा, नवल नारायण का आत्मा भटकते रहेगा ना। तो संजय भैया पूछे नवल नारायण मर गया का? हम कहे नहीं, लाहौल बिला कुबत, लाहौल बिला कुबत ही का कह रहे हैं संजय भैया, का पूछ रहे हैं, नवल नारायण को लंबी आयु मिले अगर कहीं जिंदा है तो। और नवल नारायण घिसट घिसट के जिंदगी जिए, और नवल नारायण घिसट घिसट के अपनी कहानियां सुने। अभी नवल नारायण अगर कहीं जिंदा है तो उसको अपना कहानी भी तो पूरा सुनना चाहिए कि उसके कारनामे क्या है, कितने हैं। हालांकि उसको पता है, लेकिन जिन कारनामों को उसने छुपाने की कोशिश पूरी दुनिया से की, अगर उसके जीवन में ही उन कारनामों पर कोई उपन्यास लिखा जाए, कोई ऐसी वीडियो सीरीज चले, तो नवल नारायण को तो अपनी महानता के गुण गाने चाहिए ना। भाई इतना महान तो हांसो जी नहीं थे। हांसो जी को अपना किताब जिंदगी में खुद ही छपवाना पड़ा था, गया से गोपालगंज तक, गया से चल के गोपालगंज तक कैसे पहुंचे और कितने महान कारनामा किए, ये उनके नातेदार, रिश्तेदार, उनके दोस्त, ये सब ने छोटे 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 बड़े बड़े लेख लिख लिख के। अब आपको पता है ना, ये सब लेख में चापलूसी ज्यादा होता है, सच्चाई तो होता नहीं है। अब वो लेख पढ़ने, वो किताबुआ पढ़ने जाइएगा ना हंस जी का, गया से गोपालगंज तक करके, और वो कहा था अभिनंदन ग्रंथ था। माने कंस जी ने पूरे जीवन में जो कारनामा किया है उसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। वो अभिनंदन कौन कर रहा है? अपने पैसा से किताब छपवाए, खुद ही अभिनंदन करवाए, अपने ही नाते रिश्तेदार जो कुछ चापलूस किस्म के उनके चेला चपाटी थे उनसे लेख लिखवाए। अब वो में लेख जो है कौन कौन लिखता है? कौनसनी जी लिखती हैं। कौन से लिखता है? हंस जी की पत्नी हंसनी जी लिखती हैं। सब ने लिखा अरे क्या पति के रूप में मिले, क्या हमको भाई के रूप में मिले। कंसनी जी लिखती हैं क्या हमको भैंसुर के रूप में मिले, देवता ही मिले। और हमने आपको बताया ना कौन सा जी की आंशिक गति हुई, ऐसी गति हुई, वही भाई ने किया, हंस जी की, कंस भाई ने, वही भावज ने उनका क्या हाल नहीं कर दिया, हंस जी का कोई गति नहीं छोड़ी। जो हंस जी
उनको ईश्वर ने बाल बच्चा औलाद सबसे मुक्त रखा था। हंस जी को पूरी तरह से मुक्त होने के लिए इस दुनिया में नाम ही खाली हंस रख के रह गए, वो हंस का मीनिंग ही नहीं समझ पाए। तो उनके अंदर हंसत्व का गुण उतारने के लिए परमात्मा ने तो उनको पूरा मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपने भाई के पैदा किए हुए बच्चों में अपने आप को मोह माया में डाल लिया। अब जबरदस्ती का माया ओढ़े, लेकिन तो माया ओढ़े तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को निचुड़वाया उन लोगों से। उन सब ने मिलके इनको निचोड़ा, अच्छे से नोचा, इनके पूरे पैसे खाए, इन पे पैसे, इनके पैसे पे लोग पले बढ़े। क्योंकि कंस कुछ नहीं करता, कंस का एक ही काम दुनिया में है, बस सुअर की तरह बच्चे पैदा कर देना। जिन बच्चों को पैदा किया कंस ने, उन बच्चों के ऊपर मुझे सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने क्या स्ट्रगल जीवन में झेला है, जिसका बाप इतना निकम्मा हो, जिसको अपने चाचा से मांग मांग के पैसा जीना पड़ रहा हो, और अपने बाप का निकम्मापन पूरा देखा हो, उन बच्चों ने स्ट्रगल किया है उन बच्चों ने। क्योंकि जिसका बाप इतना निकम्मा होगा, हंस कंस जैसा, तो उनको भोगना पड़ता है, परिस्थिति भोगना पड़ता है। तो उन उन लोगों ने भोगा है, लेकिन इसके लिए कंस को तो माफी नहीं हो सकती ना। लेकिन कंस के बिछाए हुए ये जो इतने पैदा किए हुए बाल बच्चे थे, उसमें हंस जी इन्वॉल्व हो गए, उसको पालन पोषण करने लगे, और अंतिम परिणाम क्या हुआ कि हंस जी गुह गिंजते हुए मरे। अब ये भी एक कहानी है, कैसे हंस जी गुह गिंजते हैं, किस तरह का श्राप उनको लगता है, किस तरह का श्राप उनके खानदान को लगता है। हमारा दोस्त रंजितवा उनको श्राप दिया था, क्योंकि रंजितवा का जीवन खराब करने वाले कौन है? वही हंस, जिन्होंने माए को मौसी और मौसी को माए बना दिया था। तो ये पाप तो भोगना पड़ेगा ना। तो समय ने इसका बदला लिया। कंस और कंस के बच्चों ने कोई गति नहीं छोड़ी हंस जी की। कंस की कंसनी लिखती है, क्या भैया मिले हैं हमको भाईसर के रूप में, लेकिन उन भैया के साथ क्या व्यवहार किया दुनिया में। तो कथनी और करनी का अंतर है। और वही कंस लिखता है, क्या हमें भाई मिले हैं पिता के रूप में, लेकिन उस पिता की क्या गति करी कि आखिरी समय में हंस जी के कौन से बातचीत तक बंद थी। हंस कहता था मैं कंस का मुंह नहीं देखने वाला, कंस कहता था मैं हंस का मुंह नहीं देखने वाला। तो बात देखिए कहां से कहां पहुंच गई। नवल नारायण को ऐसा अभिनंदन ग्रंथ खुद नहीं लिखवाना पड़ रहा है। भाई देखिए, हंस जी कुछ अच्छा काम दुनिया में किए थे, तो उन्होंने, उनका चूंकि कोई अभिनंदन कर नहीं रहा था, तो वो अपना पैसा वैसा खर्चा करके अपना अभिनंदन करा लिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको भी मानता हूँ, ठीक है ठाक किए। भाई उनको अपेक्षा थी कि हमको कुछ मिले, इनाम सिनाम मिले, कुछ नाम पानी पैदा हो, कुछ लोग आके कहें कि आपने दुनिया में कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन उनके अच्छे कर्मों पर उनके बुरे कर्म ऐसे भारी पड़े, जिसके चलते उनका प्रारब्ध, भाग्य, संचित कर्म सब बिगड़ता चला गया। तो उन्होंने फिर भी एक किताब छपवाई थी, अभिनंदन ग्रंथ, गया से गोपालगंज तक, जिसमें चलो झूठा ही सही, लेकिन किसी ने तारीफ तो करी। अब ये नावल नारायणवा का किया है, इस तो कुछ अच्छा काम किया नहीं है, पूरा जिंदगी इसका यही में गुजरा है। कहीं मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ गलत सलत रिश्ते में है, वहां अपना बाल बच्चा आखिर किसका था, पैदा हुआ था तो नवल नारायण का ही था ना। उसको खैनी खिला के मार दिया था, आपको याद है ना, उसके मुंह में खैनी ठोस कर उसके गला दबा दिया था। तो हर तरह के नीच कर्म करने में नवल नारायण तो उस्ताद रहा है। अब अगर नवल नारायण को मान लीजिए, जैसा हमको एगो व्यूअर पूछने आए थे ना कि वो नवल नारायण को लकवा मारा वही है, अरे हमको नहीं पता आप कौन से नवल नारायण को लकवा मारा उसका बात कर रहे हैं, लेकिन अगर साले को मार जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसको उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए इस दुनिया में, जो उसने करा है। अगर आप उस नवल नारायण से इस नवल नारायण को जोड़ते हैं, तो मैं कहता हूं माशा अल्लाह, अगर ऐसा हुआ तो इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मौत नहीं आनी चाहिए। नवल नारायण को मौत की भिक्षा वैसे ही मांगनी चाहिए जैसे हंस जी मांग रहे थे, और उनको भी मौत नहीं आ रही थी। तो बड़े कष्ट में हंस जी की मृत्यु हुई।
वैसे ही बड़े कष्ट में नवल नारायण को भी मरना चाहिए, लेकिन अभी नहीं मरना चाहिए। अगर नवल नारायण कहीं जिंदा है और वही नवल नारायण से आप जोड़ लिए हैं, जिस नवल नारायण को आप जानते हैं, पता नहीं कौन जानते हैं क्या जानते हैं, ये भी हमको नहीं पता, लेकिन जो व्यूअर देखते हैं हमको जब प्रश्न पूछे हैं तो इसलिए बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए वही नवल नारायणवा है जिससे आप जोड़ रहे हैं इस कहानियां को, तो आप भी खुश होइए कि साला वो नवल नारायणवा को अगर लकवा मारा तो बहुत बढ़िया हुआ, और उसको ऐसे ही गिंजते हुए जीना चाहिए फिर, और अपनी कहानी सुननी चाहिए। अपने सारे कारनामों पे लानत भेजी जा रही है, तेरे कारनामों पे, यह भी सुनना चाहिए। और किस तरह गौरी भौजी से पैदा हुए वो जो छोटुआ है, छोटुआ का बाप उसका अर्नौआ नहीं है, नवल नारायण है। ये कहानी रंजितवा ने तो कहा नहीं है, लेकिन वो जो बकलेसवा है बकवास करते हुए हमको आपको लास्ट में बताया था ना, ये कहानी अभी आया नहीं है। एकरो पर कुछ प्रश्न आया था कल के एपिसोडवा के, ओकरा बाद 2-3 गो, ये सब कहानी आगे आवेगा। अभी नवल नारायण के इतने पाप हैं जीवन में, और जब बकलेसवा के बकवास हुआ ना, तो हमने रंजितवा को कहा कि रंजीत, ये सब धूर्तता करने का उस्ताद है। पूरा जिंदगी लोग सिर्फ गलत कारनामा ही नहीं किया है, बल्कि अपनी धूर्तता करने में भी नीचता के हर पराकाष्ठा को पार कर गया है। तो तू कब तक सहेगा? अब समय आ गया है जब तू इसको सार्वजनिक कर दे। अब रंजीतवा बोला नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमको तुम्हारे इतना बुद्धि थोड़े ना है यार, हम लेखक उखक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे सब। तब हमने कहा ठीक है, तुम्हारी आवाज बन के हम इस कहानी को दुनिया के सामने सार्वजनिक कर देंगे। तब हमने बीड़ा उठाया अपने दोस्त के लिए, तब आपको यह नवल नारायण उपन्यास मिल रहा है। तो अगर वो नवल नारायण वही है तो उसे अपना किताब भी देखना चाहिए, कम से कम एक बार हाथ में लेके कि मेरे कारनामों पे किताब छपी है। और अभी वीडियो सीरीज चल रही है, 37 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, 38वें में आज हम खड़े हैं। 38वां एपिसोड थोड़ी देर में जैसे हम यहाँ बंद करेंगे चला जाएगा। और शायद ही कोई ऐसी किताब कभी छापी गई होगी जिसका वीडियो सीरीज ऐसे लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, कोई एडिटिंग नहीं होती, कैमरा ऑन है, डेस्कटॉप ऑन है, सामने मैं बैठ के बोल रहा हूं, और अगला दिन सोमवार को फिर बैठ के बोलूंगा। आगे आगे की कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि रंजितवा ने हमको भरबली कहानी बताया है, वो कहानी मेरे दिमाग में छप गया है, और वो कहानी हमें अब आपके दिमाग में छाप देना है, अब बाद में फिर किताब में छाप देना है। ये देखिए हम आपसे बतियाने लगे, जनार्दन चाचा और संजय भैया लघु शंका करके आ गए। संजय भैया कह रहे हैं रंजन बाबू आप जाइएगा कि नहीं, कब तक माइकवे को देखते रहिएगा, आप माइकवा कैमरावा में कुछ बोल रहे हैं, तो आपको नहीं जाना है का आज लघु शंका करने? इस एपिसोड को खत्म नहीं करेंगे अपने नियम के अनुसार। हमने कहा नहीं संजय भैया, हम जा रहे हैं लघु शंका करने, और जब लौट के आवेंगे लघु शंका से, तब हम आपको बतावेंगे 39वां कड़ी में इसके आगे, कि अभी तो नवल नारायण सूत गया है चादर तान करके, और हंसने जी और माया बैठ के कोसे जा रही है, उसको पूरा सुनाए जा रही है कैसे जिए हैं। माड़ में नीमक डाल के पी है, 7 दिन बाल बच्चा को पिलाई है, क्योंकि था ही नहीं चावल दाल सब्जी कुछ, थोड़ा सा वो चावल बचा था बेचारी, उसी में चावल बनाती थी, उसका माड़ पसाती थी, खुद भी पीती थी, बाल बच्चे को भी पिलाती थी। और न ये उम्मीद है कि अगर भैया नहीं आए, भौजी नहीं आए, कोई हमको देखने नहीं आया, चिट्ठी भेजे होकर कोई जवाब नहीं आया, तो चवरवा खत्म हो जाएगा, मड़वो नहीं बचेगा, तो करेंगे कारे बाप। तो कुल मिला के 1.5 महीना में लगभग 30 दिन माया ने वहां बाप बाप भाई भाई भौजी भौजी करके किसी तरह रोते हुए दिन काटा वजीरगंज में, जब तक उसको आके कंस जी लिया नहीं गए। तो जब हमको ये रंजितवा कहानी सुनाया था ना, तो हम कहते हाय रे माया, तेरे को ऐसा पति किस काम का, इससे बढ़िया होता कि तू ओतिये बाजी राण हो जाती, तेरा पति कहीं ओतिये बाजी मर जाता, कम से कम ये नीमक मार तो नहीं पीना पड़ता, वही पोस्ट ऑफिस में अनुकंपा पर तुमको नौकरी मिल जाता कुछ ना कुछ। अरे कुछ हो नहीं तो चपरासी बन जाती पोस्ट ऑफिस में, लेकिन तुम्हारा ये गति तो नहीं होता। और जिसका पति रहते हुए भी यही गति अगर भोगना पड़े, इसको तो कर्मे कर ले कह सकते हैं। भाई एगो प्रोफेसर है हंस जी,
ब्याह दिए हैं नवल नारायण से, और वो नवल नारायण के जिंदा रहते हुए माया को हर थोड़े दिनों में ऐसने कुछ ना कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, 39वें एपिसोड में। तब तक के लिए आपको पता है मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और ये अनएडिटेड वीडियो फुटेज आप तक जा रही है। कहानी बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज, मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज है। तो अब तो विदा लेते हैं आपसे यार, सप्रेम नमस्कार।